द क्रिटिकल पेरियड देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से एक दफ़ा फिर शरीक गुफ्तगू हैं सुनील शरण जी। ही इज़ अ वेल नोन कॉलमनिस्ट एंड ऑथर। सुनील जी, आज मैं 2-3 चीज़ों पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो आज बड़ा मशहूर एक लंच हो रहा है वाशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए एक लंच दे रहे हैं और ट्रंप ने यह भी कहा है कि जी आई लव पाकिस्तान, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर कंट्री और पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इसको अगर आप कंट्रास्ट करें 2018 में उन्होंने एक ट्वीट किया था जो विच वाज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हमने पाकिस्तान को 33 यानी 33 बिलियन डॉलर्स दिए और पाकिस्तान ने उसके बदले में हमें क्या दिया, झूठ और धोखा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको इंडिया में कैसे देखा जा रहा है? हमारी जो सिचुएशन है ट्रंप के साथ काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है रिलेशनशिप। सबसे पहले तो टैरिफ्स की बात हुई। ट्रंप ने इंडिया को बहुत बारी बोला कि इंडिया इज अब्सकॉन्डर इन टैरिफ्स। तो टैरिफ्स के एक बारे में एक वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है टैरिफ्स के बारे में। फिर ट्रंप ने मीडिएशन की बात हुई है, जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ अभी। तो ट्रंप ने कोई 11 बारी बोला है कि मैंने मीडिएशन कराई। इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिपटल किया कि ट्रंप ने कोई मीडिएशन नहीं कराई, पर तब भी ट्रंप ने कहा है लिया मैंने कराई है मीडिएशन। और तो इंडियन तो नहीं मान रहे, बट ट्रंप तो इंसिस्ट कर रहा है कि मैंने मीडिएशन कराई है। उससे भी रिलेशंस थोड़े डाउन हो गए हैं। तीसरी बात हुई थी जब 10 मई दिन था जब सीज फायर अनाउंस हुआ था, तो ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की स्टेटमेंट आई कि बोथ पार्टीज इंडिया एंड पाकिस्तान ने एग्री किया है कि ये थर्ड कंट्री में जाके दोनों कंट्रीज बात करेंगी। एंड इसको भी रिबट किया इंडिया ने कि हम कोई थर्ड कंट्री में नहीं जा रहे हैं। तो रिलेशंस हैव नॉट बीन ऑन अ गुड स्पायरल जब से ट्रंप साहब आए हैं। लोग यही सोच रहे थे कि बाइडेन के टाइम पे रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, बट मैंने एक और न्यूज आइटम देखी है कि इंडिया हैज बीन क्विक किक्ड आउट ऑफ क्वाड। ट्रंप ऐसे क्वाड को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। अभी G7 समिट में ऑस्ट्रेलिया भी बुलाया गया था एज एन ऑब्जर्वर, इंडिया भी था, जापान भी था और यूएस भी था। तो बाइडेन के टाइम पे ऐसे समिट में क्वाड की मीटिंग जरूर हो जाती, पर ट्रंप ने क्वाड की कोई मीटिंग ऐसी करी नहीं है G7 में, कनाडा में। इनफैक्ट ट्रंप तो एक दिन पहले ही वापस छोड़ के आ गया है। राइट, ट्रंप की कहानी, ट्रंप इज यूज्ड टू मेकिंग वेरी सिली स्टेटमेंट्स। जो जनवरी 2018 की जो बात थी, वो जो उसके मन में आता है वो बोल देता है। आजकल वो पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानीज। अब तुझे पाकिस्तानी से क्या प्रेम आ गया सडनली? प्रेम तो इसलिए आ गया है क्योंकि इजराइल का जो एम्बेसडर ऑफ इजराइल टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसका नाम लीटर है। उसका फर्स्ट नेम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लास्ट नेम लीटर है, लीटर। उसने बोला है कि जब तक फोर्डो ईरानियन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो है, सेकंड लार्जेस्ट ईरानियन कॉम्प्लेक्स, जो 260 फीट की गहराई पे है, जब उसको हम तबाह नहीं कर देंगे तब तक हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। इरानियंस के पास और कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट फॉर कमांडो स्ट्राइक। वो कर नहीं सकते ईरान पे, फोर्दो पे। और दूसरा चारा उनके पास न्यूक्लियर स्ट्राइक, वो कर नहीं पाएंगे। तो ओनली चारा इज कि जो यूएस है, जो अपना B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है, उसमें बंकर बस्टर बॉम्ब जो है, जो 200 फीट जाता है, और दो बंकर बस्टर बॉम्ब 30,000 पाउंड के हैं। तो 60,000 पाउंड के बॉम्ब्स को अमेरिकन ने ट्राई कर लिया है। एक B-2 बॉम्बर उनको होल्ड कर सकता है। तो एक के बाद एक अगर वो डालते हैं, एक के ऊपर एक, तो वो बस्ट कर पाएंगे फोर्डो को। तो अभी तो यही लगता है कि बेसिकली इजराइल ने ऑपरेशन इसलिए किया है टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। एंड वो अभी कहीं
सक्सेसफुल नहीं हुआ है। नांस में जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है उसमें थोड़ी सी हिट मारी है, थोड़ी रेडियो एक्टिव लीक हुई है। वो IEA ने बोला है कि दैट इज ओनली कन्फाइंड टू द साइट इटसेल्फ, बाहर लोगों पे रेडियो एक्टिविटी नहीं फैली है। एंड नांस फैसिलिटी इज एट अ हायर ग्राउंड देन फोर्दो फैसिलिटी। तो उन्होंने नांस को थोड़ा धचका दिया है, पर फोर्दो को कुछ नहीं कर पाए हैं। अब जब तक फोर्दो को कुछ नहीं कर पाएंगे तो the whole aim, the whole ambition of Israel war on Iran will be lost. तब ये US को घसीट रहे हैं कि भैया तुम आओ, तुम इनको खत्म करो, ये बातचीत को, ये ईरान से बातचीत करना भूलो, खत्म करो, इनके फोर्दो पे तुम लॉन्च करो। तो ट्रंप अब कह रहा है, एक तो उसने एक दिन कट शॉट किया G7 समिट को, नहीं तो वो ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसे इंपॉर्टेंट समिट को कट शॉट करेगा। ही लव्स टू बी इन द लाइमलाइट एंड एट द G7 वो स्टार ऑफ द शो होते हैं हमेशा एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो जैसे उन्होंने एक दिन शॉट किया अपना कट शॉट, दैट मीन्स ही इज प्लानिंग समथिंग। अभी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, अभी उनकी मुलाकात हो रही है लंच के ऊपर, क्लोज डोर मीटिंग, क्लोज टू द प्रेस के साथ मीटिंग हो रही है जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। उसमें सीधी सी बात ये हो रही है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे मदद करे अमेरिका को, अगर अमेरिका लॉन्च करता है अपने प्लेन्स B2s इनटू ईरान। B2 की रेंज है 7,000 माइल्स एंड विद रिफ्यूलिंग 11,000 माइल्स, बट आफ्टर फ्लाइंग 7,000 miles the pilots will be very tired. तो अगर पाकिस्तान अपने एयरबेस दे देगा तो अमेरिका को, तो अमेरिका का बहुत फायदा हो जाएगा B2 को लॉन्च करने में। एंड आसिम मुनीर इज कम्प्लीटली इंडिया सेंट्रिक। आपको तो पता ही है कि चाहे ब्रदरली आप कह रहे हैं, अभी ये चंद महीने हुए हैं, 6-8 महीने हुए हैं जब आपके ईरान ने आपकी जगह पे वो जुंडला आपकी सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप है जो आप पालते हैं अगेंस्ट ईरान, उसके अगेंस्ट ईरान ने एयर स्ट्राइक्स की थी। और फिर आपने जाके उनके बलोच रेबल्स जो आपके हैं जो ईरान में पनाह लेते हैं उनके ऊपर आपने एयर स्ट्राइक्स करी हैं। तो दो नेबरिंग नेशंस हैं, आपकी कोई दोस्ती नहीं है। एंड आप सुन्नी देश हैं, वो शिया दोस्त हैं। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी पढ़ रहा था कि ये जो ईरान इसराइल का वॉर हुआ है, इसराइल तो रशिया का बहुत खास दोस्त है, बट रशिया अपना जो वॉर है यूक्रेन के साथ उसे प्रायोरिटाइज कर रहा है टू एंटर ऑन द साइड ऑफ ईरान। रशिया नहीं एंटर कर रहा ईरान की मदद करने में। रशिया के पास लेटेस्ट प्लेन्स हैं, ईरान के पास प्लेन्स नहीं हैं, पर रशिया नहीं सपोर्ट कर रहा ईरान को। और दूसरा, रशिया जो गल्फ सुन्नी कंट्रीज हैं उनको एंटेगनाइज नहीं करना चाहता है। और जो पाकिस्तान है वो गल्फ सुन्नी कंट्रीज आपके रहनुमा हैं। तो आपके 3 रहनुमा हैं दुनिया में, एक चाइना, दूसरा US थ्रू IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह जिसका आपको पैसा मिलता है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, और तीसरे जैसे सऊदी अरेबिया UAE वगैरह हैं। सऊदी अरेबिया UAE ये आपको बेल आउट करते हैं हमेशा पैसे से। क्या आप वाकई ये समझते हैं कि अमेरिका के किसी पायलट को पाकिस्तान में रेस्ट करने की जरूरत होगी? उनके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो वो इंडियन ओशन में उसको ले आएंगे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, वहां से वो जहाज जो चाहे उड़ा लें। पाकिस्तान की तो उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर दिस पर्पस। ये हो सकता है कि वो ये कहें कि आप हमें सपोर्ट करें और ईरान के साथ खड़े नजर ना आए, इस तरह की बात तो हो सकती है, लेकिन ये कहना कि उनके जहाज के पायलट को रेस्ट करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत होगी, दैट सीम्स वेरी वेरी फार फेच्ड। नहीं, इट इज नॉट फार फेच्ड, बिकॉज एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए टाइम नहीं है। ट्रंप इज गोइंग टू अटैक ईरान इन द नेक्स्ट 1 or 2 days। इसराइल के लेटअप में इसराइल को कुछ नहीं मिल रहा ईरान को तेहरान को बॉम्ब करने में, सिविलियन टारगेट्स को बॉम्ब करने में, स्टेट ब्रॉडकास्टर को बॉम्ब करने में इसराइल को कुछ नहीं मिल रहा है। इसराइल ऑल्सो वांट्स टू पुट एन एंड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट एज सून एज पॉसिबल। तो जो फोर्दो है न्यूक्लियर प्लांट है, फोर्थ न्यूक्लियर साइट है, वो इस अभी फ्राइडे को फॉक्स न्यूज में US इसराइल एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर लीडर ने बात करी है कि जब तक फोर्दो को हम निपट नहीं लें
तब हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं होगा, और ऑलरेडी हम वेंसडे पे पहुंच गए हैं। तो अब जब तक आप न्यूक्लियर कैरियर को लाओगे, और वो न्यूक्लियर कैरियर में आई डोंट थिंक B2 बॉम्बर कैन बी पुट ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर in aircraft carriers. Aircraft carrier is for lighter planes. Second thing is the full range 7,000 miles is the full range between US and Iran. तो चाहे पायलट थके ना थके, you are testing the limit of the aircraft. Whereas if the plane takes off from Pakistani airbase, then अमेरिका को बहुत फायदा होगा। तो ये पाकिस्तान is not aligned with Iran at all. वो ये कोई लंच मीटिंग इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज सब जानते हैं पाकिस्तान और ईरान की दुश्मनी है, शिया सुन्नी दुश्मनी है, और सारे की सुन्नी देश हैं जो गल्फ स्टेट्स हैं वो बहुत खुश है कि इजराइल अटैक कर रहा है ईरान को। सालों साल से जो सऊदी अरेबिया है वो इजराइल को कह रहा है कि इजराइल तुम ईरान पे अटैक करो, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करो। तो जो गल्फ स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, वो तो बहुत खुश हैं कि इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, एंड वो चाहती हैं कि ये प्रोग्राम खत्म ना हो, ये वॉर खत्म ना हो जब तक ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये रियलिटी है सिचुएशन की, एंड दिस इज कंफर्म्ड बाय द फैक्ट दैट रशिया आल्सो डज नॉट वांट टू एंटेगनाइज सऊदी अरेबिया। तो रशिया भी ईरान की कोई मदद नहीं कर रहा है, एंड जैसे ही ईरान के कोई जनरल हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के, अभी बने हैं मेरे ख्याल से वो लीडर, क्योंकि उनके काफ़ी जनरल्स मारे गए हैं, उन्होंने जैसी स्टेटमेंट दी है ईरान के जनरल ने, वो आप उनका नाम देख सकते हैं न्यूज़ में, कि अगर इजराइल ईरान पे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करेगा तो पाकिस्तान यूज़ करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब अगेंस्ट इजराइल। तो आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बिल्कुल मना किया है इसको, और उन्होंने कहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए है, मतलब कि इंडिया के लिए है, एंड उन्होंने इजराइल को हेजेमॉन जरूर बोला है उसमें, बट उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि अगर इजराइल अपना न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ता है फुर्दों के ऊपर, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल पे फोड़ेगा। पहले तो इस तरह की खबरें थी, विकीलीक्स में एक खबर ये आई थी कि किंग अब्दुल्ला ने अमेरिका से कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप तबाह कर दें और सांप का सर कुचल दें। लेकिन अब तो सऊदी अरब ने स्ट्रांगली कंडेम किया है इजराइल के एक्शन को जो उसने ईरान के खिलाफ लिया, और पाकिस्तान जो है इट इज हाईली अनलाइकली कि वो तैयारा जो इस तरह से जाके ईरान पे बॉम्बिंग करे वो पाकिस्तान से फ्लाई करके जाए। इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली, इसलिए कि पाकिस्तान में अच्छी खासी आबादी जो है वो शिया सेक्ट से ताल्लुक रखती है, तो वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी इसको। मुझे नहीं लगता कि इस स्टोरी में कोई भी वजन है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान खुलकर ईरान का साथ ना दे, तो इससे ज्यादा मुझे कुछ लगता नहीं फ्रैंकली। नहीं, ये मेरी जो एनालिसिस है ये बिल्कुल ठीक एनालिसिस है। सबसे पहले जो आप शिया कहते हो, आपके सिर्फ शिया 15% हैं आपके पाकिस्तान में। आपने ऐसी तंजीम पाली हुई है लश्कर ए झांगवी जो सिर्फ शियाओं को अटैक करती है। लश्कर ए झांगवी इंडिया को भी नहीं अटैक करती है, वो एक सुन्नी तंजीम है आपकी टेरर आउटफिट। आपके शियाओं की हालत इतनी खराब है कि जब इंडिया में CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इंडियन मुसलमान यही कह रहे थे कि वहाँ के शियाओं को अलाउ कर देना चाहिए इंडिया में आने को। ये 1-2 दिन होने वाली बात है, इसमें 1-2 दिन में एयरबेस मांग रहे हैं, 1-2 फ्लाइट के लिए मांग रहे हैं, बस कहानी खत्म। पता भी नहीं चलेगा किसको कहाँ से प्लेन आया, कहाँ से गया प्लेन। अच्छा, बहरहाल आज के दौर में इस तरह की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना जो है ना बहुत ही मुश्किल काम है, तो बहरहाल हम शायद ज्यादा ईरान पे फोकस हमने कर दिया। आपने सुनील जी गौर किया होगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक सटल चेंज आई है। बिलावल साहब ने भी कहा कि हम इंडिया से बातचीत करना चाह रहे हैं। उससे पहले जो है पाकिस्तान की पोजीशन ये थी कि जब तक 370 रिस्टोर नहीं होती उस वक्त तक हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अब बिलावल ने भी कहा है और अब आर्मी चीफ ने भी कहा है, और जो डॉन ने कोट किया उनको वो ये था
he urged India to engage with Pakistan as a civilized nation rather than trying to impose its hegemony on the region. तो ये उन्होंने कहा, इस स्टेटमेंट को कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं आप? देखो जी, दोनों जो आदमी हैं, आपके जो आसिम मुनीर साहब हैं, वो बहुत गलत चीजें बोलते हैं इंडिया के अगेंस्ट। ऐसे वो कह रहे हैं कि इंडिया शुड एंगेज एज अ सिविलाइज्ड नेशन। इसका मतलब वो हमें अनसिविलाइज्ड नेशन समझते हैं। एक तो पॉइंट ये हो गया। बिलावल भुट्टो की तो आप भूल ही जाओ। बिलावल भुट्टो को तो इंडिया में हेट करते हैं, कॉमन मैन तक हेट करता है, क्योंकि ही हैज कॉल्ड मोदी साहब बुचर ऑफ गुजरात इन इंडिया व्हेन ही केम फॉर स्कोप मीटिंग। एंड बिलावल भुट्टो को तो वो डेलीगेशन में, क्योंकि अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, उसके दिमाग में और कुछ होता नहीं है। ही इज नॉट इन पावर, ही इज सपोर्टिंग PMNL फ्रॉम आउटसाइड। एंड सारे के सारे जो तीन आपके मेन गए हैं जो थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं, वो PPP के हैं, बिलावल भुट्टो, शरी रहमान और हिना रबानी खान। बिलावल भुट्टो को तो आप रहने दीजिए। एज फार एज आर्मी चीफ इज कंसर्न्ड, आर्मी चीफ इज हेटेड इन इंडिया बिकॉज आर्मी चीफ ने जो स्पीच दी थी ओवरसीज पाकिस्तानियों को, वो इंडिया 100% समझती है दैट वाज अ डॉग विसल टू द टेररिस्ट जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, कि तुम हिंदुओं को मारो और हम कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। एक हफ्ते बाद वो अटैक हुआ है। वो टेररिस्ट कहाँ गायब हो गए हैं किसी को कुछ पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वो पाकिस्तान में निकल गए हैं। तो सुनील जी, फिर बहुत से लोग पाकिस्तान में ये क्वेश्चन उठा रहे हैं ना, तो ये आपका बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स है ना, कि इतना बड़ा अटैक किया, वो पहले आ गए फिर चले भी गए सेफली, तो फिर कैसे आप देखते हैं इस चीज को? भाई, उस वक्त इन्होंने बहुत 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे लास्ट ईयर कश्मीर में। कश्मीर में बिल्कुल अमन चैन हो गया था, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा ढील दे दी। पहलगाम की जो बैसारन वैली है, वो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर कोई ना कोई तो होना था। बट जहाँ पर लोकल पॉपुलेशन भी थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है इंसर्जेंसी को, तो आप कंप्लीटली सिक्योर नहीं कर सकते हो पूरी जगह को। अगर कोई लोग होते वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, तो वो एंगेज करते टेररिस्ट को। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी फोर्स था ही नहीं, तो वो जो टेररिस्ट वो गायब हो गए, चाहे उनको लोकल सपोर्ट मिली है, चाहे वो पाकिस्तान में निकल गए हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो इंडिया में ही इज डिसलाइक्ड वेरी मच। सबसे पहले वो तो हाफिज कुरान हैं, और हमें किसी मुल्ला जनरल के साथ बातचीत नहीं करनी है। एक तो वो अपने आप को ट्रीटमेंट करते हैं हाफिज कुरान के, वो ऑन दैट बेसिस। उन्होंने नाम भी अपना रखा ऑपरेशन का, 2 नाम रखे जो रखे हैं, वो भी कुरान से लेकर उन्होंने नाम रखे हैं। हमें कोई रिलीजियस वॉरफेयर में आपके साथ पढ़ना नहीं है। इंडिया हैड टू स्ट्राइक आफ्टर पहलगाम अटैक। इंडिया डिड इट। जयशंकर साहब ने कहा है कि हमने आधे घंटे बाद पाकिस्तानियों को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने भावलपुर और मुरीदके पे स्ट्राइक करी है। बट आपके जो जनरल साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब जो हैं, वो एक रिलीजियस वॉरफेयर चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें कोई शक नहीं है कि दहाइयों से, सालों से अमेरिकन्स हैव बीन प्लेइंग मीडिएशन रोल बिहाइंड द सीन्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट इंडियन पॉपुलर लीडर लाइक मोदी, वो कभी पर्दे के आगे नहीं आएंगे जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलने, जब तक जनरल आसिम मुनीर टेररिज्म को रिनाउंस ना कर दें, जैसे एक बारी जनरल परवेज मुशर्रफ ने रिनाउंस किया था। जब तक आसिम मुनीर ये नहीं कह देते हैं कि हमारी जमीन से कोई, हमारी सरजमीन से कोई टेरर अटैक नहीं होगा इंडिया पे, तब तक इंडिया एंगेज नहीं करेगी जनरल आसिम मुनीर के साथ। आपने देखा होगा कि कमर चीमा ने एक व्लॉग बनाया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जब वो कनाडा में मिले, तो उनको इनवाइट किया वॉशिंगटन DC, और उनका प्लान था कि मैं मोदी जी को जनरल आसिम मुनीर के साथ एक टेबल पे बिठा दूंगा और क्रेडिट लूंगा उसका। तो क्रेडिट लेने का बहुत शौक है प्रेसिडेंट ट्रंप को। इस स्टोरी को आप कैसे देखते हैं? जी, मुझे पता नहीं कमर चीमा का क्या सोर्स है। मुझे ये पता है कि मोदी साहब इट इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑफ इंडिया। ही कैन नॉट मीट द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री इन अ सेटिंग लाइक द व्हाइट हाउस।
और कोई नॉर्मल सेटिंग पे भी नहीं मिल सकते हैं। वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो आपके आर्मी चीफ को इंडिया में भी बुला नहीं सकते हैं जब तक आर्मी चीफ ने खाकी को नहीं छोड़ा हो, जैसे परवेज मुशर्रफ ने छोड़ा था। और परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बने थे तब आए थे आगरा समिट पे। ट्रम्प साहब को प्रोटोकॉल का कुछ पता नहीं है। उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही है, सारे अमेरिका में उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही है कि हमें बादशाह नहीं चाहिए ट्रम्प की। एंड ट्रम्प सोचता है कि वो उसने यूक्रेन रशिया में, पहले वो यूक्रेन को लात मारी उसने, ज़ेलेंस्की ट्रीटमेंट दी उसको, फिर रशिया ने उसको ट्रीटमेंट दे दी, फिर ज़ेलेंस्की से उसने आधे उसके मिनरल ले लिए, अभी साइन करा लिए ट्रीटी। अब वो रशिया को कह रहा है कि G7 क्यों नहीं बुलाते हो। तो ट्रम्प का किस दिन वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। he is suffering from some mental illness, he needs to be rectified। वो बोलते क्या हैं और क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। ये दुनिया का दुर्भाग्य है कि ऐसा आदमी इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा हुआ है, दुनिया की पोजीशन पे, कि उसको अभी भी आपने देखा होगा, वीडियो निकला है इमैनुअल मैक्रोन का एंड जॉर्जिया मेलोनी जो है इटालियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की। ट्रम्प कहता है मैक्रोन के बारे में, मैक्रोन गेट्स इट रॉन्ग ऑल द टाइम बिकॉज मैक्रोन इज सेइंग कि मैं पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करना चाह रहा हूँ। तो अभी जो G7 समिट हुआ था, जिस मीटिंग पे जो पहले दिन हुआ, जिसमें ट्रम्प साहब गए थे, जैसे वो टेबल पे आके बैठे हैं तो मैक्रोन ने विस्पर किया जॉर्जिया मेलोनी के कानों में कुछ चीज, एंड मेलोनी ने अपनी आंखों को रोल किया है। ये वीडियो बहुत पॉपुलर हो गया है इंटरनेट पे। तो ट्रम्प मैक्रोन को पसंद नहीं करता, मैक्रोन ट्रम्प को नहीं पसंद करता है। तो बहुत से लीडर हैं जो ईयू की जो प्रेसिडेंट हैं, वो साहिबा भी ट्रम्प को बहुत डिसलाइक करती हैं एंड ट्रम्प उसको डिसलाइक करते हैं। तो बहुत से लोग डोंट टेक ट्रम्प सीरियसली। जनरल आसिम मुनीर ने कल वॉशिंगटन में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि हम 20 जहाज इंडिया के गिरा सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 6 गिराए क्योंकि हम एस्केलेशन नहीं चाहते थे। तो इसके अलावा भी आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ट्रायम्फलिज्म का माहौल रहा है पिछले दिनों। बंदा ही तकरीबन ये बात कर रहा है, जी हम जीत गए। तो इंडिया में क्या असेसमेंट है? इंडिया में असेसमेंट बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जो हमारे CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उन्होंने बिल्कुल इंटरव्यू दिया ब्लूम्सबर्ग को कि हमारे 6 प्लेन नहीं गिरे हैं। ब्लूम्सबर्ग ने डायरेक्टली पूछा क्वेश्चन, 6 गिरे हैं? उन्होंने कहा 6 नहीं गिरे हैं। तो या तो अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं या आसिम मुनीर झूठ बोल रहे हैं। ये अनुमान ये लगा गया है एक्सपर्ट्स का कि 5 गिरे हैं प्लेन्स। और वो प्लेन्स जो गिरे हैं, आप ये समझ लीजिए कि अभी इजराइल ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, उन्होंने नेशन वाइड अटैक किया है, बट विद द मेन एम कि वो उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करें। वो जो हमारे आपने 4 या 5 जो आपने प्लेन गिराए हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया को इतना गुस्सा आया उस पर, इंडिया को ड्राइड अप सो मच, जिसे मतलब कहते हैं कि इंडिया में कोई ना कोई को इतना खुंदक आ गई कि उन्होंने आपके 2 न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स हैं, एक सरगोदा और दूसरा नूर खान एयरबेस के पास, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने जो जनरल CDS ने बोला है, हमारे अनिल चौहान ने, कि हमारे से टैक्टिक्स में कोई गलती हुई, 2 दिन हमने उन्होंने टैक्टिक्स को सुधारा और फिर हमने लॉन्च किया अटैक सारे एयरबेसिस पे, 13 एयरबेसिस पे आपके लॉन्च हुआ अटैक। एंड चाहे ट्रंप ने मीडिएशन कराई, चाहे US ने कराई, चाहे नहीं कराई, जो DGMO का कॉल गया है वो DGMO पाकिस्तान का कॉल गया है, तो DGMO इंडिया। आपका DGMO लेवल ऑफिसर मेजर जनरल है, हमारा DGMO ऑफिसर लेवल है लेफ्टिनेंट जनरल घाई। तो अगर पाकिस्तान, और वो जो आपके शहबाज शरीफ ने बोला है कि 9-10 की रात को 2:30 बजे मेरे पास जनरल उस वक्त फील्ड मार्शल अब आसिम मुनीर का फोन आया कि 2:30 बजे कि इंडियंस ने तो हम पे अटैक लॉन्च ही कर दिया है, और हम तो फजर की प्रेयर्स के बाद, जो डॉन की आपकी प्री डॉन प्रेयर्स होती हैं आपकी, उसके बाद हम अटैक कर रहे थे। तो वो अटैक कोई हुआ नहीं इंडिया के ऊपर।
तो जो लास्ट अटैक जो हुआ है वो इंडिया का अटैक हुआ आपके नेवल एयर बेसिस पे 2:30 बजे। उसके बाद अमेरिकन ने बातचीत की है, नहीं की है, जो कुछ भी किया बातचीत हुई है। ये तो इंडिया ने भी एग्री किया है कि रूबियो ने और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने बातचीत करी है, उनके फोन आए हैं इंडिया के पास। एंड उसके बाद कोई पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया है। जो फजर की प्रेयर्स के बाद आप सोच रहे थे अटैक करने का। एंड क्या इंडिया ने कहा है अमेरिकन को कि भैया तुम डीजीएमओ पाकिस्तान से करवाओ फोन, हम नहीं फोन करेंगे। चाहे पाकिस्तान ने खुदा अपने आप एक्सेप्ट करा है कि हम फोन करेंगे, हम ऑफर हम चाहते हैं, हम फोन करें, कोई भी रीजन हो, चाहे अमेरिकन फोर्स यू टू डू इट, चाहे आपने अपनी जांच पड़ताल अपने सोच विचार के साथ आपने किया है। बात यह है कि फोन आपकी तरफ से आया है हमारी तरफ। दिस इज इनडिस्प्यूटेबल। जो जंग जीत रहा होता है वो कभी सीज फायर को नहीं चाहता है। टॉम कूपर एक ऑस्ट्रियन स्कॉलर हैं, ही इज एन एक्नॉलेज्ड वॉर हिस्टोरियन। उनका इंडिया में बड़ा चर्चा है, बरखा दत्त ने भी उनका इंटरव्यू किया, कुछ और लोगों ने भी किया। इसके अलावा स्टिम्सन सेंटर जो है वॉशिंगटन डीसी में, उसने भी एक अपनी फाइंडिंग दी है जिसमें उसने कहा है कि सेवरल इंडियन प्लेन्स वर शॉट डाउन। और दूसरा जो है उसने क्रेडिट दिया है कि इंडिया का एयर डिफेंस और मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम जो था वो ज़्यादा अच्छा काम किया उसने, और पाकिस्तान का जो निज़ाम था ये एयर डिफेंस का वो इतना इफेक्टिव नहीं था। तो टॉम कूपर क्या बताइए कि क्या उनकी क्या फाइंडिंग है, क्या कहा उन्होंने? जो टॉम कूपर जो बताया, उन्होंने बरखा दत्त को सेवरल इंटरव्यूज दिए हैं। उन्होंने पूरे सरगोदा पे स्ट्राइक जो हुई है न्यूक्लियर साइट पे, उन्होंने कहा एंट्रेंस जो सरगोदा की स्ट्राइक है उस पर बॉम्ब गिराए गए हैं। उन्होंने नूर खान एयरबेस पे जो आपका जो न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स हैं उस पर बॉम्ब गिराए गए हैं। सरगोदा से तो रेडियो एक्टिविटी का लीक भी आया है। तो टॉम कूपर ने सारी चीजें दिखाई हैं। शुरू में जब पहला इंटरव्यू हुआ बरखा दत्त का तो इतना क्लियर सैटेलाइट इमेजरी इतनी क्लियर नहीं थी, बट वो फिर लाई हैं उनको अपने इंटरव्यू पे बरखा दत्त, एंड इट इज वेरी क्लियर। आपके जो रनवेज डिस्ट्रॉय हुए हैं, आपके हैंगर डिस्ट्रॉय हुए हैं, आपका एवैक्स प्लेन डिस्ट्रॉय हुआ है, आपके 2-3 F-16 डिस्ट्रॉय हुए हैं, वो लाइंग इन द हैंगर। तो टॉम कूपर हैज सेड चेकमेट पाकिस्तान, इंडिया जीता है वॉर को, बिल्कुल क्लियरली कहा है। और सारी उन्होंने फोटोग्राफ एविडेंस के साथ दिखाया है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना नन्यूक्लियर साइट्स जो थी उनको अटैक किया, ये तो IAEA भी कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस काम है, इसकी तो परमिशन नहीं है इंटरनेशनल नॉर्म्स में। तो आइए आजकल क्या कह रहा है, अब इजराइल इज अटैकिंग न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान, तो आइए क्यों नहीं रोक रहा है इजराइल को? They have criticized Israel for this. So they might criticize. Criticism is not enough. IA is just a tool of America. आप जानते ही हो गए कि जब इराक वॉर चल रहा था तो IA का जो इंस्पेक्टर था, स्वीडिश इंस्पेक्टर था, उसने पूरा रिपोर्ट गलत देके जॉर्ज W बुश को अलाउ किया कि जॉर्ज W बुश अटैक करे। चाहे उस वक्त जो IA का हेड था मोहम्मद अल बरदाई, वो था इजिप्शियन पर्सन था। he spoke against, he said कि इराक के पास कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। एंड जो वॉर इंस्पेक्टर थे, जो इंस्पेक्टर्स थे, उनका हेड था स्वीडिश इंस्पेक्टर, उसने एरी वेरी स्टेटमेंट दी थी। बट मोहम्मद अल बरदाई, जिसको न्यूक्लियर प्राइज भी मिला था, IA के साथ न्यूक्लियर प्राइज मिला था, उसने जॉर्ज बुश को रोका था, पर जॉर्ज बुश नहीं माना था। तो IA is just a body of the UN. UN is in complete control of United Nations और United States. तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड जो ऑर्डर है, ये US रूल्स बेस्ड ऑर्डर है और कुछ नहीं है। इंडिया का जो डेलीगेशन गया था बाहर, खासतौर पे अमेरिका, और पाकिस्तानी जो डेलीगेशन गया था, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे कंपेयर करते हैं? और याल्दा हकीम का इंडिया में बड़ा चर्चा है, तो आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? सर, हमने तो 33 देशों को भेजा था, 7 डेलीगेशन भेजे थे अपने, 49-51 पार्लियामेंटेरियंस भेजे थे। US का थोड़ा ज्यादा चर्चा आया है क्योंकि उसमें शशि थरूर वाज लीडिंग, उनकी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी है।
बट और भी डेलीगेशंस के अच्छे लोग थे। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिलावल भुट्टो का बहुत मजाक उड़ाया, उनकी उर्दू का, उसकी बहुत खिल्ली मचाई गई। ब्रसेल्स में गए, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, अभी हमारे पीछे आ रहे हैं पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तानी हमारा पीछा छोड़ते नहीं हैं। और आप जानते ही हो कि इंडियन स्टेट पॉलिसी इज कि पाकिस्तान और इंडिया चाहती है कि पाकिस्तान उसका पीछा छोड़ दे। दैट इज इंडिया फॉरेन पॉलिसी, स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी। तो प्रियंका चतुर्वेदी जो एमपी हैं, शिवसेना की एमपी हैं, उन्होंने मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान हमारा इन डेलीगेशंस के बारे में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। रही और भी डेलीगेशंस गई हैं, सुप्रिया सुले गई हैं एनसीपी की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, शरद पवार की पार्टी की, उनकी बेटी हैं, वो साउथ अफ्रीका गई हैं, उन्होंने अच्छी बातें करी हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डेलीगेशंस भेजने का मतलब था, इसका मतलब क्या हुआ? यूएस में इंडिया की डेलीगेशन हैज मेट द यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, बट आपकी तो डेलीगेशन किसी को मिलके भी नहीं आई है। आपकी तो डेलीगेशन वो ही ओवरसीज पाकिस्तानी को मिलके आ गई है। कुछ सेनेटर से मिले हैं, वो कुछ इधर उधर को एक सेनेटर से मिले हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों से नहीं मिले हैं। एंड आपके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि ऐसे डेलीगेशन पे खर्चने में, पैसा खर्चने में। फिर इंडिया का जो है कि मेन रीजन जो आपका जो अटैक, पहलगाम का अटैक सक्सीड हुआ है कि यू हैव सक्सीडेड इन इंटरनेशनलाइजिंग द कश्मीर डिस्प्यूट वंस अगेन। तो इंडिया अपने डेलीगेशन भेज रहा है सारे देशों में, तो क्या कह रहा है? दुनिया कह रही है इंडिया को कश्मीर को तुम सॉल्व करो, इंडिया कह रहा है कि हम जब तक नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक ये टेरर नहीं छोड़ेंगे। तो बात तो हुई ना इंटरनेशनलाइज कश्मीर डिस्प्यूट। तो किसी को सोचना था, पहले इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि हम डेलीगेशन को भेजेंगे, फिर पाकिस्तान ने फॉलो सूट किया। दोनों देश बिल्कुल टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, जो एक करता है वो दूसरा जरूर करेगा। इंडिया को कोई क्या जरूरत थी अपना किसको जाके वो अपना डिफेंस कर रहे हैं? भाई जब आपने पब्लिकली कह दिया है, जब आपने टेरर आउटफिट्स पे अटैक कर दिया है, तो आपको दुनिया भर में जाके कहने को, कोलंबिया में कह रहे थे कि भाई कोलंबिया ने विड्रॉ कर दिया अपनी स्टेटमेंट कि जो उन्होंने क्रिटिसाइज की थी इंडिया ने टेरर स्ट्राइक्स की थी। और कोलंबिया तो अपनी हालत तो देखे, कोलंबिया की क्या हालत है, और क्या हालत है, ड्रग्स कार्टेल पूरा रूल कर रहा है कोलंबिया के ऊपर। तो ऐसे देशों पे जाकर अपना पैसा टैक्स पेयर का स्पेंड करना, ये तो बहुत गलत बात है। पर ठीक है, वो ब्यूरोक्रेटिक लोग सोचते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी सोचती है, वो पॉलिटिशियंस को उनके दिमाग में कुछ डाल देते हैं कि जी आइडिया बहुत अच्छा है, आप जाके बात करिए, दुनिया में जाके मिलके आइए, सबसे समझाइए दुनिया को। अरे इस दुनिया को कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। इंडिया पाकिस्तान के अफेयर के साथ, इंडिया इसराइल के अफेयर के साथ इंडिया को कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, पाकिस्तान को कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, राइट? तो इंडिया पाकिस्तान का जो झड़प होती है, जब भी झड़प होती है, द वर्ल्ड इज अनकंसर्न, द वर्ल्ड इज knows that these two countries cannot resolve the differences for another 1000 years. जैसे भुट्टो साहब ने कहा था, जुल्फकार अली भुट्टो ने, कि हम 1000 साल तक लड़ते रहेंगे। तो हम 700-800 साल तक तो लड़ ही रहे हैं ना। 1000 साल से तो जब से इस्लाम आया इंडिया में, तब से हमारा हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा तो हुआ ही है, और वो चली जा रहा है, और वो आने का, खत्म होने की वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। याल्दा हकीम पे बताइएगा कि शी बिकेम सो पॉपुलर इन इंडिया, और उनको खुद कई टीवी एंकर्स ने बुलाया और उनका इंटरव्यू किया। तो मैरी रहमान का इंटरव्यू किया, उससे पहले जो है ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू किया था, मेरा ख्याल बिलावल का इंटरव्यू भी किया था। तो आप कैसे देखते हैं इन इंटरव्यूज को? भाई इट इज डिजास्टरस पीआर आपके देश के लिए, जो याल्दा हकीम ने डिस्ट्रॉय किया आपकी पीआर मशीनरी को। आपकी इंडिया नहीं कर सकती थी। हकीम ने जो आपकी पीआर मशीनरी को डिस्ट्रॉय करा है, इंडिया नहीं कर सका। वो बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है स्काई न्यूज के साथ, शी इज अ फियरलेस जर्नलिस्ट। उसने ख्वाजा आसिफ जैसे ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया है, तो मैं पाकिस्तान का लीडर होता, आसिफ मुनीर साहब होता, तो मैं तो कभी ख्वाजा आसिफ को कभी आने नहीं देता कैमरास के आगे। ख्वाजा आसिफ आई जा रहे हैं। शहरी रहमान ने जो ट्रेंड्रम्स फेंके हैं याल्दा हकीम के सामने, और
बिलावल भुट्टो ने एग्री किया है कि वी हैव अ पास्ट। तो याल्दा हकीम तो पॉपुलर होंगी इंडिया में, जो इंडियन जर्नलिस्ट नहीं कर पाए और जो इंडियन जर्नलिस्ट के बस का नहीं है करना। हमारे पास उस कैलिबर के जर्नलिस्ट नहीं है इंडिया में जो याल्दा हकीम है। हमारी इन्वेस्टिगेटिव आप जर्नलिज्म देखो और न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिज्म देखो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। हमारे पास इतने बड़े बड़े अखबार हैं, पैसा दे रोलिंग इन मनी, वो क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं? तो हमारे पास तो कोई आई वुडंट से ढंग का, ये तो गलत बात है, अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, बट याल्दा हकीम के कैलिबर का कोई जर्नलिस्ट नहीं है जो टफ क्वेश्चंस पूछकर और एंटेगनाइज भी नहीं करे इंटरव्यूई को। तो याल्दा हकीम ने तो ये तो आपने बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है, जिसने भी अलाउ किया है आपके बिलावल भुट्टो को और ख्वाजा आसिफ को और शरी रहमान को याल्दा हकीम से बात करने को। आई एम श्योर ये डीजी आईएसपीआर ने आपके लिए अलाउ किया है, एंड दिस इज अ बिग सेटबैक। डीजी आईएसपीआर का आदमी जो आपका लेफ्टिनेंट जनरल है वो इंग्लिश नहीं बोल पाता है। दिस इज अ बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान। एंड जो आपके फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर, उनको इस चीज में जांच करनी चाहिए कि ऐसा डिजास्टरस पीआर कैंपेन कैसे हो गया पाकिस्तान के साथ जो याल्दा हकीम ने किया है आपके साथ। आपने कहा कि इंडिया में कॉम्पिटेंट जर्नलिस्टों की बहुत कमी है, तो आप करण थापर, राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त को कैसे रेट करते हैं? करण थापर हैज बिकम वेरी एंटी मोदी। वो हर चीज एंटी इंडियन बातें करते हैं। तभी वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कितने प्लेन गिरे, वो अभी भी क्वेश्चन प्रोग्राम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो करण थापर इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट, बट वो बड़े एंटी मोदी, वो मोदी में कुछ चीज अच्छी देखते नहीं है। जो जर्नलिस्ट अच्छी बातें करते हैं वो रवीश कुमार हैं। ही इज अ वेरी केपेबल जर्नलिस्ट। और जो आपने कहा राजदीप सरदेसाई, वो तो इंडिया टुडे के लिए काम करते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप जैसे और ग्रुप्स हैं, वो तो गोदी मीडिया है, जैसे गोदी मीडिया कहलाते हैं हमारे इंडिया में। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा उनके बारे में। और बरखा दत्त तो बड़ी पहले एंटी मोदी होती थी, पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर होती थी। मैंने सुना है, अब कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, कि उसकी 2 बारी मुसलमानों के साथ शादी भी हुई थी, शादी भी हो चुकी है। और असदुद्दीन ओवैसी के साथ बड़ा अच्छा उसके हैदराबाद के कैंपस में उसकी बहुत ललच चप्पी कर रही थी, उसका इंटरव्यू ले रही थी। तो वो बरखा दत्त जो बड़ी मुसलमानों के साथ बहुत ललच चप्पी करती थी मुसलमानों का और मोदी को क्रिटिसाइज करती थी, अब तो बिल्कुल यू टर्न कर लिया है उसने। अब तो वो बिल्कुल शी हैज ड्रेप्ड हरसेल्फ इन द इंडियन नेशनल फ्लैग, और वो सारे क्वेश्चंस प्रो इंडियन करती हैं। जिन लोगों को भी लाती हैं, टॉम कूपर जैसे लोगों को, उनसे वो प्रो इंडियन सवाल ही पूछती हैं और प्रो इंडियन बातें करवाती हैं। तो बरखा दत्त ने भी याल्दा हकीम से इंटरव्यू किया, एंड याल्दा हकीम, मैंने कहा कि याल्दा हकीम के कैलिबर की जर्नलिस्ट कम है इंडिया में, ये कमी है। मैंने ये कहा याल्दा हकीम का जो कैलिबर है जर्नलिज्म का, इट इज सुपीरियर टू, इन माय ओपिनियन, एनी अदर जर्नलिस्ट इन इंडिया। अच्छा, आरफा खानम शेरवानी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो द वायर में है। वो ये करण थापर, सिद्धार्थ वरदराजन, आरफा खानम शेरवानी, ये द वायर के गैंग हैं। ये तो बिल्कुल एंटी मोदी हैं। इनको एंटी मोदी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, इनको प्रो मुस्लिम पॉलिसी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इन्हें एंटी हिंदू, दे आर टोटली प्रेजुडिस्ड, दे आर नॉट, दे हैव लॉस्ट ऑल सेम्बलेंस ऑफ बैलेंस। को सुनील जी एंटी मोदी जर्नलिस्ट भी नहीं पसंद, प्रो मोदी भी पसंद नहीं, तो फिर पसंद कौन है? मैंने आपको कहा, मैं रवीश कुमार को पसंद करता हूँ। एंटी मोदी बात करते हैं, बट वो ढंग से बात करते हैं, वो कामली बात करते हैं, वो एग्जाम्पल दे के बात करते हैं। मैं किसी ना एंटी मोदी में हूँ, मैं ना प्रो मोदी में हूँ। आपको जो भी अपना आप पोस्चर आप अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, आप उसको एक तो फैक्ट से बात, आपका यू शुड नॉट अपीयर बायस्ड। फर्स्ट करण थापर, शेरवानी, सिद्धार्थ वरदराजन राय अपने द वायर के वीडियो में उन्होंने एक लड़की, जूनियर लड़की के साथ इंटरव्यू दिया अपनी द वायर की जर्नलिस्ट को।
और वो कहते हैं कि जो चाइनीज जेट्स यूज कर रहे हैं पाकिस्तान JF-20 एंड चाइनीज जेट JF-35। सबसे पहले तो पाकिस्तान चाइना को कोई JF-20 जेट नहीं है, वो J-20 है। एंड कोई JF-35 जेट नहीं है चाइना का, वो J-35 है। F-35 है अमेरिका का प्लेन। और उसके बाद ये सिद्धार्थ वरदराजन अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रहे थे कि वो वॉर टैक्टिक्स पे बहुत एक्सपर्ट है। जब आप प्लेन का नाम ही नहीं देख सकते हो ठीक से, जो J-20 ने जिसने हाहाकार मचा दिया इंडिया में, उसका नाम ही नहीं ले सकते हो आप, उसका JF-20 बता रहे हो। तो आपने इधर उधर की थोड़ा पढ़ा के आप वॉर टैक्टिक एक्सपर्ट बन गए हो। अच्छा, इंडिया में एक टर्म तो यूज होती है गोदी मीडिया, और एक वहां पे यूज होती है लुटियन मीडिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, और लुटियन मीडिया से क्या मुराद है? लुटियन मीडिया इज सेम थिंग एज गोदी मीडिया। Is it the same thing, or is it the opposite of it? No. Lutian media is all the people who are lying in Godi media. That's not what I understand this term to mean. भाई लुटियंस मीडिया एक जमाने में बोला जाता था, जो कांग्रेस के प्रो थे मीडिया। बट जब से मोदी साहब आए हैं, जो भी प्रो कांग्रेस के थे वो सब प्रो मोदी हो गए हैं। एनडीटीवी को खासकर बोला जाता था लुटियंस मीडिया। एनडीटीवी भी अब गौतम अडानी की ओनरशिप में आ गया है, एंड इट हैज बिकम कंप्लीटली प्रो मोदी, तो वो भी गोदी मीडिया आ गया है। और जितने भी मीडिया जो प्रो कांग्रेस के मीडिया थे, वो सारे के सारे अब प्रो मोदी हो गए हैं, रवीश कुमार को छोड़कर एंड करण थापर को छोड़कर। और लुटियन मीडिया का मेरे ख्याल में तो मतलब था एलिटिस्ट मीडिया। इज दैट नॉट करेक्ट? हाँ, तो वो खासकर एनडीटीवी के लिए बोला जाता था, क्योंकि एनडीटीवी की बड़ी एलिटिस्ट माइंडसेट होती थी। और पाकिस्तान के मीडिया को आप क्या नाम देंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपका जो मीडिया है, बिकॉज हमारे मीडिया को ये खतरा नहीं है कि हमको मार देंगे, हमको खून कर देंगे, हमको अफवाह कर देंगे, हमारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर देंगे, हमको जाने नहीं देंगे बाहर। तो ये कोई डर नहीं हमारे जर्नलिस्ट, कोई भी जर्नलिस्ट हमारा ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसी हैरेसमेंट चल रही है। मैक्सिमम वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ रेड करा सकते हैं दवाया के ऊपर, बट आपके यहाँ तो असद तूर हैं, उनकी पिटाई की गई। एक और जर्नलिस्ट है, उनको उठा के उनका खून कर दिया गया। आजू काजमी जो बहुत ही बिल्कुल निडर जर्नलिस्ट हैं आपकी, उनके बैंक अकाउंट पे सीज कर लिया गया। तो आपके जर्नलिस्ट लिव इन अ लॉट ऑफ फियर। उसके मायने के अलावा आपका जैसा पेपर डॉन है, डॉन की क्वालिटी हमारे कोई भी इंडियन पेपर से बेटर है, एंड डॉन लीक्स जैसे एपिसोड को छाप देता है। डॉन लीक्स में मेरा दोस्त था जिसने छापा था, जो जर्नलिस्ट था सिरिल अल्माइडा, उसका आपकी आर्मी ने पूरा उसका करियर नष्ट कर दिया। बेचारा सिरिल अल्माइडा आज तक बेरोजगार है मेरे ख्याल से। 10 साल हो गए हैं, 10 साल 11 साल। आप सोचो आदमी कैसे बिना रोजी रोटी के बिना रहेगा। एंड ही वॉज द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ डॉन। एंड तो आपके जर्नलिस्ट को तो हमको वी शुड लुक अप टू द जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, कि जिस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट करते हैं। मैं आपके टीवी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टीवी चैनल्स आर वेरी बैड, वेरी प्रो आर्मी। बट जैसे डॉन हो गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया आपका जो पेपर है, ये एक दो पेपर जो आपके हैं, दे आर वेरी करेजियस पेपर्स। अच्छा, आपने कहा कि सिरिल अल्माइडा आपके दोस्त हैं और उनको मिलिट्री ने उनका करियर खराब किया, खत्म कर दिया, तो क्या डिड यू कम्युनिकेट विद हिम रिसेंटली? क्या उन्होंने खुद ये बात आपको बताई? नहीं, वो तो उनको डॉन से निकाला गया, वो तो क्लियरली था। उसी वक्त 215 में जब डॉन लीक्स हुई थी, तभी उनको निकाल दिया गया था डॉन से। एंड तब से वो ही इज बीन ऑन हिज ट्विटर हैंडल एज अ फ्रीलांसर। ट्विटर हैंडल कह लो या एक्स हैंडल कह लो, ही इज बीन अ फ्रीलांसर। एंड मुझे कहीं खबर नहीं आई है सिरिल की कि उनको कहीं नौकरी मिली है पाकिस्तान में, या उनको कहीं बाहर के मुल्कों में, वेस्ट के देशों में कोई नौकरी मिली है। मैं जो देख रहा हूँ,
वो एक्चुअली ही इज रिमेनिंग अ फ्रीलांसर ओनली। नहीं, अगर आपके वो दोस्त हैं फिर आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी ना कि क्या हुआ, मेरी क्या कम्युनिकेशन थी उस वक्त, उसके साथ मेरी दोस्ती थी। उन्होंने मुझे डॉन पे मेरे आर्टिकल्स छपवाए थे, तो मेरी दोस्ती उनसे बन गई थी। फिर जब वो गायब हो गए, उनका ईमेल भी गायब हो गया, फिर मैंने उनको लिखा भी, ट्विटर भी मैंने लिखा, फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच सुनील, वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, बहुत से इश्यूज पे हमने बात की। थैंक यू वेरी मच सर, आई एंजॉय टॉकिंग टू यू, थैंक यू।